हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज हम लेकर के आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 4 अंक का आता है आपको एग्जाम में। कक्षा 12 के छात्रों के लिए यूपी बोर्ड। ठीक ना बच्चों, आइए चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न देखते हैं, यूँ है, लैंडिस द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण के वर्गीकरण को लिखिए। लैंडिस महोदय जो थे, उन्होंने पर्यावरण का वर्गीकरण किस तरह से किया है, आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं उत्तर से। लैंडिस ने संपूर्ण पर्यावरण को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है सामाजिक पर्यावरण और तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत, इसके अंतर्गत वे सभी प्राकृतिक शक्तियाँ एवं वस्तुएं आती हैं जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है। प्रकृति ने किया है अर्थात ईश्वरी प्रदत्त है, जैसे भूमि, तारे, सूर्य, चंद्रमा, नदी, पहाड़, समुद्र, जलवायु, पेड़ पौधे, पशु जगत में जितने भी आते हैं जीव जंतु, ठीक ना, भूकंप, बाढ़ इत्यादि, ये जो सभी होते हैं वो मानव एवं समाज को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं, सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत मानवीय संबंधों से निर्मित सामाजिक समूह या संगठन या समिति, संस्था या समुदाय आते हैं, जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं और उसका समाजीकरण करते हैं और उसे मानव की संज्ञा प्रदान करने में सहायक होते हैं। सामाजिक पर्यावरण। अगला है सांस्कृतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, कानून, प्रौद्योगिकी, व्यवहार, प्रतिमान आदि आते हैं, जिन्हें मनुष्य अपने अनुभवों एवं सामाजिक संपर्क के कारण सीखता है और उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, भौगोलिक निश्चयवादी या निर्धारणवादी विचारधारा की समालोचना कीजिए। तो इसमें देखते हैं, भौगोलिक निश्चयवादी विचारधारा की समालोचना इस प्रकार है। ठीक है, भौगोलिक निश्चयवादियों ने मनुष्य को कीड़े मकोड़े एवं पशु पक्षियों की भांति असहाय एवं निरुपाय मान लिया। वे यह भूल जाते हैं कि मानव बुद्धिमान एवं चिंतनशील प्राणी है, जिसने आविष्कारों के बल पर भाग्य और जीवन की दीन दशा को भी बदल डाला है। ठीक ना बच्चों। दूसरा है, यदि पर्यावरण ही मानव की सभ्यता, संस्कृति, व्यवहार को तय करता, तो फिर एक ही पर्यावरण में रहने वाले लोगों का भोजन, वस्त्र, मकान, प्रथाओं एवं परंपराओं में अंतर क्यों होता। ठीक ना। इसका उत्तर यह है कि भौगोलिक निश्चयवाद के आधार पर नहीं दिया जा सकता है इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं आगे। तीसरा नंबर है, मानव के प्रत्येक कार्य को केवल भौगोलिक पर्यावरण की ही उपज मानकर भूगोलविदों ने अतिवाद का परिचय दिया है, जब कि मानव कार्य एवं व्यवहार को प्रभावित करने में भौगोलिक कारक कई कारकों में से एक है, न कि सब कुछ। ठीक है बच्चों, भौगोलिक पर्यावरण सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करता है। ठीक ना। यह प्रश्न जो है, इसका आंसर किस तरह से होगा, ये देखते हैं। कई भूगोलविदों ने भौगोलिक कारकों एवं सामाजिक संस्थाओं का संबंध प्रकट किया है। उदाहरण के लिए, जिन स्थानों पर खाने पीने एवं रहने की वस्तुएं होती हैं, वहाँ संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, और यहाँ इनका अभाव होता है, वहाँ पर एकाकी परिवार पाए जाते हैं। ठीक ना। कहने का मतलब कि जहाँ प्रकृति से संघर्ष करना होता है, वहाँ पुरुष प्रधान समाज होते हैं। इसी प्रकार भी जहाँ जीव को पार्जन की सुविधाएं सरलता से मिल जाती है
और कृषि की प्रधानता होती है, वहाँ बहुपत्नी प्रथा तथा जहाँ जीवन यापन कठिन होता है वहाँ बहुपति प्रथा अथवा एक विवाह की प्रथा पाई जाती है। इसका कारण यह है कि संघर्ष पूर्ण पर्यावरण में स्त्रियों का भरण पोषण संभव न होने से कन्यावध आदि की प्रथा पाई जाती है, जिससे उसकी संख्या घट जाती है। ठीक ना। जिन स्थानों पर जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम में सामूहिक प्रयास करना होता है वहाँ पर सामाजिक संगठन सुदृढ़ होता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव पहले प्रकृति का दास था परंतु अब स्वामी बनता जा रहा है, इस कथन को स्पष्ट करिए। ठीक ना बच्चों, कहने का मतलब कि पहले के जो इंसान थे वह प्रकृति के दास थे। ठीक ना, यानी कि प्रकृति के वश में थे, प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को ढालते थे। परंतु अब वैज्ञानिक चीज़ों के आविष्कार होने से मनुष्य जो है प्रकृति का स्वामी बन जा रहा है, उसका मालिक बन रहा है, तो उसका क्या खामियाजा मानव जीवन को उठाना पड़ेगा या पड़ रहा है, इसको आइए हम लोग जानते हैं। उत्तर है, भौगोलिक निश्चयवादी मानव के खान पान, वेशभूषा, मकान, व्यवहार, धर्म, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं पर आदि पर भौगोलिक प्रभाव प्रमुख मानते हैं। वे मानव को प्रकृति के हाथों में खिलौना मात्र ही समझते हैं, परंतु भौगोलिक निश्चयवादियों के कुछ समय पहले तक उचित नहीं मानी जाती थी। जब मानव ने आज जितनी प्रगति की, विकास और आविष्कार नहीं किए थे और उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति पर निर्भर था, उससे ही नियंत्रित व निर्देशित होता था। शिकारी अवस्था से कृषि अवस्था एवं मानव की प्रकृति की दासता अधिक थी। किंतु आज के वैज्ञानिक युग में मानव ने प्रकृति पर विजय पा ली है, अर्थात प्रकृति को वश में कर लिया है। विज्ञान के सहारे ही मानव ने चंद्रमा पर भी विजय प्राप्त कर ली, समुद्रों का मंथन किया, आकाश में उड़ा। अब दलदल, पहाड़, रेगिस्तान उसके मार्ग में बाधा नहीं रहे। मानव ने अपने प्रयत्नों से रेगिस्तान व टुंड्रा प्रदेशों में रहने योग्य हरे भरे खेतों में बदल डाला है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। आइए देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकृति भौतिक संस्कृति की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करिए। भौतिक संस्कृति की विशेषताओं को हम संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। कैसे? भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, भौतिक संस्कृति संचयी होती है, तथा चूंकि भौतिक संस्कृति मूर्त है अतः इसे मापा जा सकता है। चौथा नंबर है, भौतिक संस्कृति की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन सरल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सांस्कृतिक पर्यावरण व्यक्तित्व निर्माण को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है, आइए देखते हैं हम लोग। मानव जन्म से कुछ शारीरिक गुण एवं क्षमताएं लेकर पैदा होता है, किंतु जन्म से नहीं, सांस्कृतिक पर्यावरण में ही मानव के गुणों व क्षमता का विकास होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को समाज व संस्कृति की अनेक बातें सिखाई जाती है। अतः व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है संस्कृति की ही देन है। संस्कृति के अभाव में व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो सकता। सांस्कृतिक पर्यावरण में रहकर ही व्यक्तित्व परंपराओं, विश्वासों, नैतिकता, आदर्श आदि ग्रहण करता है और उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक ना,
आगे देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, आइए हम लोग देखते हैं। आइए जूम कर देते हैं थोड़ा। संस्कृति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सीखा हुआ व्यवहार, व्यक्ति समाज की प्रक्रिया में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, अतः कह सकते हैं कि संस्कृति जो है वह सीखा हुआ व्यवहार है। अगला हेडिंग है संगठित प्रतिमा। क्या है? संगठित प्रतिमा। संस्कृति में सीखे हुए आचरण संगठित प्रतिमानों के रूप में होते हैं। संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति के आचरणों व इकाइयों में इस व्यवस्था में और संबंध होता है। किसी भी मनुष्य का आचरण उसके पृथक आचरणों की सूची नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं, हस्तांतरण की विशेषता। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है, अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृति में हस्तांतरण का गुण पाया जाता है। ठीक है बच्चों। आगे है पार्थिव तथा अपार्थिव दोनों तत्वों का विद्यमान रहना। संस्कृति के अंतर्गत दो प्रकार के तत्व आते हैं, एक पार्थिव दूसरा अपार्थिव। ये दोनों तत्व संस्कृति का निर्माण करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृति जो होता है वह पार्थिव एवं अपार्थिव दोनों का निर्माण करता है। और संस्कृति में परिवर्तनशीलता गुण पाया जाता है। संस्कृति आदर्शात्मक होती है। संस्कृति में सामाजिकता का गुण पाया जाता है और संस्कृति में भिन्नता का भी गुण पाया जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि संस्कृति हमारी जो है वह समय के हिसाब से अपने विचारों व्यवहारों में परिवर्तन करते रहती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डे कल जब आएंगे तो आप लोगों को हम अति लघुत्तरी प्रश्न जो 2 अंकों का आता है, मैं कल के दिन आपको वो सब सॉल्व कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। लघुत्तरी प्रश्न आप लोगों का आज सॉल्व हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपको मिलेगा कि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बेल आइकन प्रेस करके जो 2 नोटिफिकेशन आएगा वो ऑल नोटिफिकेशन ऊपर वाला आप प्रेस कर लीजिएगा, दबा देंगे, ठीक ना। और आप मेरे चैनल का आप लोग क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे और सभी दिन सबसे पहले आपके पास वीडियो लेक्चर मेरा पहुंचेगा। ठीक है बच्चों। तो आइए इतने में ही आज की कक्षा समेटते हैं। तो ओके बच्चों, बाय बाय, चलते हैं।